हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जितना भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हमें कुछ ऐसी चीज़ों का पता चलता जा रहा है कि वास्तव में बैंक पेंशन अपडेशन नहीं होने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी और इसका बीज 1966 में बो दिया गया था। इससे पहले मैंने वीडियो डाला, मैंने आपको बताया कि 1966 से पहले जो पे एंड अलाउंस एज का डिटर्मिनेशन सेटलमेंट हुआ करता था वो बैंक वाइज था और बैंकों में आपस में यदि नहीं बात बन पाती थी तो ये ट्रिब्यूनल्स के पास चला जाता था। उस समय इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बने हुए थे, वो सेमी कोर्ट्स होते हैं और उन सेमी कोर्ट्स में मुकदमा लड़ने का काम आईबीए के सदस्य किया करते थे। जिस बैंक के जो आईबीए के सदस्य आईबीए में थे वो किया करते थे, यानी ये काम था, यानी झोला उठाने का काम था आईबीए का। कोई वैल्यू नहीं थी 1966 से पहले। अचानक 1966 में ऐसा क्या हुआ कि अचानक फर्स्ट बेस सेटलमेंट आ गया। अब आपने तो सोचा होगा कि बहुत बड़ी चीज आ गई हमारे लिए बेस। हमने भी सोचा होगा उस समय होते भाई बेस सेटलमेंट आ रहा है, मामले सुलट नहीं पाते हैं। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो कमाल की है। इसके पीछे की कहानी अब निकल करके आती है। इनको पता चल गया था कि 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना है, उसके लिए संसद एक एक्ट पास करेगी और जो बैंक राष्ट्रीयकृत हो जाएंगे उनका जो रेगुलेशन है वो केवल और केवल उस एक्ट से होगा। ये पहले ही, उससे पहले, क्योंकि उस समय ईआईबीए और आईबीए दोनों ही थे, ये दोनों के मिले होंगे, क्योंकि यही इंडिकेशन आ रहा है। ये प्रमुख थे, एक और दल कोई था और इन्होंने मिलकर के एक बेस सेटलमेंट की रचना रची और 1966 में पहला इन्होंने बेस सेटलमेंट कर दिया और 1969 में बैंक राष्ट्रीयकृत हो गई। अब जैसे ही बैंक राष्ट्रीयकृत होंगी और 1970 का जब एक्ट आया तो इनसे ये बेस सेटलमेंट की बार्गेनिंग की पावर छीन ली जाती यदि ये फर्स्ट बेस सेटलमेंट नहीं आता। लेकिन क्योंकि ये करके बैठ गए थे, सारे मिले हुए थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस बहाने से 1970 के एक्ट को आराम से किनारे लगाया जा सकता और इन्हें लगा दिया। आप देखिए कि निगोशिएशन तो ये 1947 एक्ट के अंतर्गत करते हैं, लेकिन उसका नोटिफिकेशन ये 1970 एक्ट के अंतर्गत करते हैं, क्योंकि उसमें रेगुलेशन नोटिफाइड हो ही नहीं सकता। अब यहाँ कुछ सवाल उठ करके आते हैं और इन सवालों का जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला सवाल तो ये है, इंडस्ट्री वाइड बेस सेटलमेंट इन द बैंकिंग इंडस्ट्री अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। जो सारी इंडस्ट्रीज का जो इस समय बेस सेटलमेंट चला हुआ है ये 1947 एक्ट के अंतर्गत चलता है। अब क्वेश्चन नंबर 1, विच प्रोविजन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 प्रेस्क्राइब्स इंडस्ट्री वाइड बेस सेटलमेंट। 1947 का एक्ट का कौन सा सेक्शन है भाई जो इंडस्ट्री वाइड सेटलमेंट की बात करता है, जो ये करते चले जा रहे हैं? नो, कोई भी नहीं है। यानी आपके आईडीए एक्ट में ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जो ये कहता हो कि हम आईबीए और यूएफबीयू इंडस्ट्री वाइड सेटलमेंट करेंगे। तो फिर ताकत कहां से आई इनको? कहते हैं आंसर, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 कंटेन्स नो प्रोविजन which mandates that the wage must be settled on an industry-wide basis. The Act recognizes the settlement of the industrial disputes in general, but leaves the label of bargaining to the parties concerned. Consequently, settlement may occur. और indirectly इन्होंने खींचा कि वहाँ से settlement कैसे किया जा सकता है, यानी एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। At the establishment level, at the company level, at the regional level और at the industry level, depending upon the choice and consent of the employer and the workman। यानी एम्प्लॉयर और वर्कमैन की कंसेंट दोनों मिल गए, गठजोड़ हो गया दोनों में और लेकर के डाल दिया इन्होंने यह आपका बार्गेनिंग। Therefore, industry wide settlement in banking are a matter of practice and voluntary agreement not ये स्टैट्यूटरी कंपल्सन नहीं है, ये केवल और केवल ये प्रैक्टिस थी इनकी और ये आपस में इन्होंने वॉलेंट्री एग्रीमेंट, ये स्वेच्छा से इनने सहमति की थी और इनका चल रहा है ये जो अभी तक इनका बेस सेटलमेंट चला हुआ है। नंबर 2,
विच प्रोविजन ऑथराइजेज बैंक टू ऑथराइज द इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA टू निगोशिएट बेस सेटलमेंट। ऐसा कौन सा सेक्शन है IDA एक्ट में जो IBA को निगोशिएट करने की ताकत देता है? भाई सेक्शन तो कोई नहीं है, नन, कोई सेक्शन नहीं है। देयर इज नो प्रोविजन इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ऑथराइजिंग बैंक्स टू अपॉइंट द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एज देयर बार्गेनिंग रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा कुछ भी नहीं है। 12 बैंक के 26 पहले 22-23 ज़्यादा हुआ करती थी, सारे के सारे मिल करके IBA को अपॉइंट कर देते हैं। रीजन सीधा सीधा था, क्योंकि एजेंट से काम कराया जा सकता है। सारी बैंक एक एजेंट को अपॉइंट कर सकती है, लेकिन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है और ये सारा काम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत करते हैं। तो ऐसा कौन सा कारण है भाई कि वहाँ तो कोई सेक्शन है नहीं, ये किस कारण से कराते हैं? तो ये बैंक अपॉइंट IBA बाई वर्च्यू ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव बोर्ड। बोर्डों को ताकत है, अपने आप बना लिया। इनको ताकत रेजोल्यूशन नहीं देता कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, अपने आप रेजोल्यूशन बना लिया, कॉन्ट्रैक्चुअल मैंडेट कर दिया, द लॉ ऑफ एजेंसी, अब क्यों एजेंसी को नियुक्त कर सकता है कोई भी, इससे काम ले लिया। और इंटरनल कॉर्पोरेट डिसीजंस सच ऑथराइजेशन इज देयर फॉर वॉलेंटरी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल। और इस प्रकार का जो ऑथराइजेशन है वो स्वैच्छिक है और कॉन्ट्रैक्चुअल है, यानी आपका लॉ में नहीं है। द वैलिडिटी ऑफ सच ऑथराइजेशन फ्लोज फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एजेंसी एंड कॉर्पोरेट लॉ, नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से नहीं आता, जो जनरल प्रिंसिपल एजेंसी के हैं और दूसरे क्या आपके कॉर्पोरेट लॉ वहाँ से निकल करके आते हैं। यानी दो चीज़ आपकी साफ हो गई, ना तो कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में इंडस्ट्री बाय बेस सेटलमेंट की बात है और ना IBA को कहीं ये पावर दे रखी है आपके IDA एक्ट में। विच प्रोविजन मैंडेट्स कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो फिर भाई कलेक्टिव बार्गेनिंग जो करते हैं वो कौन सा प्रोविजन है? नन, कोई भी नहीं है। ये कलेक्टिव बार्गेनिंग जो करते हैं मिल करके बैठ करके, यहाँ भी कुछ नहीं है। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एनकरेजेस स्टेटमेंट ऑफ डिस्प्यूट बट डज नॉट इम्पोज ए लीगल ड्यूटी रिक्वायरिंग एम्प्लॉयर टू बार्गेन कलेक्टिवली। ये कहीं नहीं दे रखा है कि आप कलेक्टिवली बार्गेनिंग करोगे, आपके IDA एक्ट में कहीं भी नहीं दे रखा है। नेक्स्ट, द एक्ट प्रोवाइड्स मशीनरी फॉर, लेकिन एक्ट हाँ मशीनरी देता है किसके? कंसिलिएशन के लिए, वॉलेंट्री सेटलमेंट के लिए, एडजुडिकेशन के लिए, आर्बिट्रेशन के लिए, बट डज नॉट कंटेन ए सेक्शन स्टेटिंग दैट एम्प्लॉयर्स मस्ट निगोशिएट थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये कहीं नहीं कहा गया है ये कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब है डिस्प्यूट को वो करेंगे। कलेक्टिव बार्गेनिंग हैज इवॉल्व्ड प्राइमरली थ्रू इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस, जुडिशियल रिकॉग्निशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, voluntary agreement between employer and the trade union. Thus, collective bargaining in India is largely a product of industrial relations rather than the statutory command. ये कोई statutory command नहीं है, ये केवल और केवल industrial relations की बात है। Next, question number 4. Before the first bipartite settlement, how were wages determined? तो भाई जो फर्स्ट बेस सेटलमेंट आया था 1966, उससे पहले कैसे कैसे काम होता था? उससे पहले काम होता था कैसे? Before the first industry-wide banking settlement, wages were generally fixed through individual bank negotiations. आपस में बैंकों के एम्प्लॉय बात करते थे। एक बात। दूसरा, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, मैंने बताया था कि जा करके झोला ले करके और ये जाके बस जजों के सामने खड़ा हुआ करते थे, जो बैठे हुए थे इंडस्ट्रियल, उसमें आर्बिट्रेटर्स जो जज बैठे थे, लेबर कोर्ट्स के माध्यम से, वेज बोर्ड्स के माध्यम से। फिर कहते हैं मेजर एजुकेटरी अवार्ड्स इंक्लूडिंग ट्रिब्यूनल अवार्ड्स दैट एड्रेस द बैंकिंग वेजेस। इनके माध्यम से इंडस्ट्रियल एजुकेशन प्लेज ए डोमिनेंट रोल इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिकॉज वॉलेंटरी इंडस्ट्री वाइड बार्गेन हैड नॉट येट बिकम। और उससे पहले 1966 से पहले केवल और केवल ट्रिब्यूनल्स का रोल था और ट्रिब्यूनल्स के सामने जा करके ये IBA के जो बड़े बड़े आज खेल खेलते हैं ये वहाँ खड़े हुआ करते हैं। दोस्तों, आपका बैंक पेंशन अपडेशन नहीं होना, ये पूरी कहानी यही है और कुछ नहीं है। केवल और केवल इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए हमारे बैंक पेंशन अपडेशन को गड्ढे में डाल दिया। और अब मुझे पता नहीं कि इतनी डीपली हमारे एडवोकेट जाएंगे नहीं जाएंगे। पहले तो इनको यही क्वेश्चन उठाना चाहिए कि ये जो बेस सेटलमेंट करते हैं ये किस हैसियत से करते हैं, किस हैसियत कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं, कि कौन सा सेक्शन है इनका IDA एक्ट का जो इनको कलेक्टिव बार्गेनिंग की, इंडस्ट्री वाइड सेटलमेंट की, या आप इनको क्या नाम है IBA को जो अथॉरिटीज है उसकी कौन कैसे मिलती है, इनको किस प्रकार से मिलती है, और कैसे जो पहले से 1966 से पहले जो सिस्टम चला रहा था अचानक आके 1966 में कैसे बदल गया।
ये सब सोची समझी चाल के तहत कॉन्स्पिरेसी के साथ, गठजोड़ के साथ ये बदला गया, और इसलिए बदला गया कि कहीं इनकी दुकान बंद नहीं हो जाए। और मुझे ऐसा लगता है, जो जानकार लोग होंगे, जानना चाहते हैं, शायद और सोचेंगे तो पता चल जाएगा, ये तो सारा का सारा खेल ही इसलिए हुआ था कि बैंक पेंशन अपडेशन किसी रूप में नहीं हो। अब यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।